नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सब्यसाची सक्सेना, डायरेक्टर एंड ओनर ऑफ नियो क्लिनिक इंदिरापुरम, गाजियाबाद, also working as a head of the department of ENT, head and neck, Fortis Hospital, Sector 62, Noida. Today I am going to discuss a little bit about allergic rhinitis. Allergic rhinitis एक बड़ी कॉमन बीमारी है जो अकॉर्डिंग टू वन स्टडी जो कि लैंसेट जर्नल एक बड़ा प्रसिद्ध जर्नल है वर्ल्ड वाइड, अकॉर्डिंग टू दैट ऑलमोस्ट 20% लोग इंडिया में इस बीमारी से ग्रसित रहते हैं। ये प्रेवलेंस इतना ज़्यादा है कि अगर हम टोटल नंबर ऑफ पर्सन सफरिंग फ्रॉम HIV या ट्यूबरक्लोसिस इंडिया में जोड़ें तो उससे भी ज़्यादा लोग हैं जो इस बीमारी से सफ़र कर रहे हैं। आप बाहर निकलिए, हो सकता है छींकें, हो सकता है खांसी, हो सकता है नाक में खुजली, इस तरह की बीमारी आप ही को हो रही है। तो इसीलिए हमने आज ये टॉपिक चूज़ किया और इसके ऊपर डिस्कस करने वाले। पहले बात करते हैं कि एलर्जिक राइनाइटिस क्या होता है। एक बड़ा कॉमन सा नोशन है कि एलर्जिक राइनाइटिस या एलर्जी हो गई है तो आपकी इम्यूनिटी सिस्टम गड़बड़ हो गई है, विच इज़ एक्चुअली अ मिथ। आपका इम्यून सिस्टम गड़बड़ नहीं हो गया है, आपका इम्यून सिस्टम ओवर एक्टिव हो गया है। एलर्जी में क्या होता है, आपको छींकें आती हैं, आपको खांसी आती है। दीज आर बेसिकली प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म्स फॉर योर बॉडी। आपकी नाक में कोई कीड़ा घुस रहा है, आपकी नाक में कुछ धूल मिट्टी जा रही है, आपकी सांस की नली में गलती से कुछ खाने का पार्टिकल चले जाए, बॉडी ट्राइज टू कफ इट आउट, आप उसे खांस के छींक के बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, विच इज़ एक्चुअली अ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म ऑफ योर बॉडी। आपके एलर्जी वाले लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि ये सिस्टम उनका ओवर एक्टिव हो जाता है। जिन चीज़ों से इस तरह का रिस्पॉन्स नहीं आना चाहिए, मान लीजिए नाक में कोई नॉर्मल ही परागकण जा रहे हैं, नॉर्मल खुशबू जा रही है, आपने डिओड्रेंट किसी ने लगाया, वो आपकी नाक में जा रहा है, आपको उससे छींक नहीं आनी चाहिए, बट आप इतने सेंसिटिव हो गए हैं कि उससे भी आपको छींक आने लग गई है, आपको खांसी आनी शुरू हो गई है। और ये जब इतना लेवल पे बढ़ जाता है कि आपको दवाइयों की दिक्कत होने, दवाइयों की ज़रूरत पड़ने लगे या नॉर्मल मेजर से काम ना चले, तब फिर ये एक डिजीज़ का रूप ले लेता है। पहले जानते हैं एलर्जिक राइनाइटिस क्या होती है। एलर्जिक राइनाइटिस होती है आपके बॉडी की सेंसिटिविटी टुवर्ड्स एन एलर्जन। ये एलर्जन कुछ भी हो सकता है। एलर्जन मतलब कोई ऐसा पार्टिकल जो आपकी बॉडी में जाके इस तरह का केमिकल रिएक्शन कर दे कि आपको इस तरह के सिम्टम्स आने शुरू हो जाए। ये कुछ भी हो सकता है। सबसे कॉमनली जो पाया जाता है वो होता है पॉलेंस। पॉलेंस यानी कि परागकण। परागकण किसी के भी हो सकते हैं, फूलों के हो सकते हैं, पेड़ों से निकलने वाले हो सकते हैं। सबसे कॉमनली यही होता है, बट इसके अलावा और भी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि एनिमल डेंड्रस। एनिमल डेंड्रस यानी कि आपके शरीर से झड़ने वाली स्किन। आप लोगों को पता नहीं होता है, बट आपकी शरीर की स्किन हर थोड़े दिनों में रिप्लेस होती रहती है। ना सिर्फ आपकी, हमारे आसपास घूमने वाले जो भी कुत्ते बिल्ली जानवर होते हैं उनकी स्किन रिप्लेस होती रहती है, और ये गिर गिर के आपके फर्नीचर में, आपके फर्श में, आपकी अलमारी में, आपके कपड़ों में लगी होती है, और ये बड़ा कॉमन कारण है एलर्जी होने के लिए। और क्या रीजंस हो सकते हैं इसके अलावा? और होते हैं कुत्ते बिल्ली के बाल होते हैं, वो गिर जाते हैं, उनसे हो सकती है। पेड़ पौधों से गिरने वाले, जैसे पत्तियां गिर रही हैं, जैसे कहीं कोई किसी पर्टिकुलर सॉइल के पार्टिकल्स इतने अगर छोटे हो गए हैं जो आपकी नाक में या गले में जा सकते हैं, वो आपको एलर्जी कर सकते हैं। ये सब कॉमन एलर्जेंस होते हैं जो आपके शरीर में जाते हैं, नाक में या गले में जाके फिर रिस्पॉन्स करते हैं और उससे आपको एलर्जी शुरू हो जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं क्या सिम्टम्स होते हैं। सिम्टम्स यानी कि क्या क्या हो सकता है इसमें। बड़ा कॉमन रीजन जो सिम्टम्स पाए गए हैं वो होते हैं नाक में खुजली होना, आँख में खुजली होना, आँख से पानी आना, नाक बंद हो जाना, छींक आना। छींक आती है, आपको एलर्जन मिला, एक बार में आदमी 5-5, 10-10, 25 बार छींकता रहता है। छींक छींक के ही आधी आपकी जान निकली जाती है। गले में खुजली होना, कुछ लोगों को खांसी भी हो जाती है, शरीर पे चक्कत्ते निकल आना। जब इस तरह के एपिसोड आते हैं उसके बाद पेशेंट को बहुत एक्सेसिव फटीग या मलेज या थकान भी फील होती है। हल्का सा शरीर गर्म भी हो जाता है, जिसको कि हम कभी कभी हे फीवर भी बोलते हैं। आप पेशेंट को लगता है कि फीवर आ रहा है, बट वो जनरली 100 से ऊपर, 99 या 100 से ऊपर क्रॉस नहीं करता है और पेशेंट को फीवरिश लगता रहता है। सांस फूलना, सांस फूल सकती है। ज़्यादा केस अगर बढ़ जाते हैं तो सांस भी फूल सकती है। चलने फिरने में दिक्कत हो सकती है, ऐसा लगेगा छाती भारी हो रही है और आपको काम करने में मन नहीं लगेगा। एलर्जीज़ को कई कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है।
एक सबसे कॉमन डिवीजन जो है जिसको हम डिवाइड कर सकते हैं वो दो तरह की होती है, इसको बोलते हैं सीजनल एलर्जिक राइनाइटिस एंड पेरिनियल एलर्जिक राइनाइटिस। सीजनल मतलब इंडिया में 4-5 बार मौसम बदलता रहता है, जैसे ही सीजन चेंज होता है आपके सिम्टम्स बढ़ जाते हैं, दूसरा सीजन आता है आपके सिम्टम्स सेटल हो जाते हैं, इसको बोलते हैं सीजनल एलर्जिक राइनाइटिस। दूसरा होता है पेरिनियल एलर्जिक राइनाइटिस। पेरिनियल मतलब एलर्जी जो पूरे साल बनी रहे आपको, उसको बोलते हैं पेरिनियल एलर्जिक राइनाइटिस। दोनों में क्या कॉजेज हो सकते हैं? सीजनल जनरली होगी ऐसे चीज़ों से आपको, जैसे पर्टिकुलर पॉलेंस जो एक ही सीजन में निकलते हैं, पर्टिकुलर घास जो एक ही सीजन में मिल रही होती है, अगर आपको उससे एलर्जी है या मॉइस्चर से आपको प्रॉब्लम बढ़ती है, तो जैसे बारिश का मौसम आ गया तो आपको दिक्कत बढ़ती है, तो ये होते हैं सीजनल एलर्जिक राइनाइटिस। पेरिनियल ऐसी चीज़ें होती हैं जो सारे साल आपको एक्सपोज करे रहती है, मेनली मान लीजिए डस्ट माइट्स हो गई, मान लीजिए आपके एनिमल डैंड्रस की जिसकी हम बात कर रहे थे वो हो गया, तो वो आपको पूरे साल ही मिलते रहेंगे, तो आपको साल भर परेशानी बनी रहेगी उससे। नेक्स्ट आते हैं रिस्क फैक्टर्स। एलर्जिक राइनाइटिस में रिस्क फैक्टर्स होते हैं, एक तो जेनेटिक एलर्जी रन्स इनटू द फैमिलीज कॉमनली। आई विल नॉट से कि भाई जिसको एलर्जी है उसके मम्मी पापा को होगी एलर्जी, बट अगर किसी के मदर फादर या फैमिली में एलर्जी रन कर रही है तो उस पर्सन को एलर्जी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर फादर मदर को होगा तो होगा ही होगा, बट येस चांसेस आर हायर कि उनको होने के चांसेस ज़्यादा हैं। सेकेंडली कोएग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स, जैसे अगर किसी को अस्थमा है, किसी को स्किन की एलर्जी है, तो नेचुरल सी बात है कि आपको नाक की एलर्जी या एलर्जिक राइनाइटिस होने के सिम्टम्स ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा कुछ कॉमन फैक्टर्स हैं, जैसे सिगरेट स्मोक हो सकता है, पॉल्यूशन बड़ा मेजर फैक्टर है, जहाँ ज़्यादा पॉल्यूशन है एलर्जी ज़्यादा होगी, ट्रैफिक फ्यूम्स, जहाँ ज़्यादा गाड़ियाँ चलती हैं, ज़्यादा ट्रैफिक है वहाँ आपको ज़्यादा एलर्जी होगी, जहाँ ज़्यादा पेड़ पौधे हैं, ज़्यादा वैरायटी और पेड़ पौधे हैं, जहाँ ज़्यादा ऐसा लगता है कि ज़्यादा पॉलेंस की प्रिवलेंस हो सकती है, वहाँ पर आपको ज़्यादा एलर्जी होने के चांसेस रहेंगे। इसके अलावा कुछ और फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे मॉइस्चर। मॉइस्चर में क्या हो सकता है, जैसे कोई अगर बीचेस के पास रह रहा है, तालाब है आपके घर के पास, या फिर मौसम बदलने के साथ मॉइस्चर बढ़ रहा है, जैसे बारिश का मौसम आया और मॉइस्चर आ गया सीजन के अंदर, आपको एलर्जी बढ़ गई आपको उसमें। टेम्परेचर अगेन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। मौसम में बदलाव जनरली नोटिस ये किया गया है कि हायर टेम्परेचर के साथ तो लोगों को एलर्जी नहीं होती, बट जैसे ही टेम्परेचर फॉल होता है और साथ में वही एलर्जन जो आपके आसपास है, जो आपको गर्म टेम्परेचर में शायद परेशान नहीं करता था, बट जैसे ही टेम्परेचर फॉल हुआ और वो एलर्जन फिर आपके सामने आया और आपको एलर्जी शुरू हो गई। इसीलिए विंटर्स में एलर्जी हो जाती है। क्लोज स्पेसेस में रहना, अगर आप बहुत क्लोज स्पेसेस में रहते हैं जहाँ धूप हवा नहीं आती है, क्लोज स्पेसेस में रहते हैं, जिन चीज़ों से एलर्जी आपको है वो आपके एटमॉस्फेयर में बार बार आपको एक्सपोज करी जा रही हैं, तो आप नेचुरली ज़्यादा हायर रिस्क पे रहेंगे। बहुत कॉमनली आपने देखा होगा कि आप सुबह उठे और अचानक से छींकें शुरू हो गई। अगेन ये उन लोगों को होता है जिनको जनरली डस्ट माइट होती है। जैसे मैंने बताया था, डस्ट माइट्स होती हैं जो आपके बिस्तर में डेड स्किन होती हैं, या जो डस्ट माइट छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो आपके बिस्तर में आपके साथ रह रहे होते हैं, वो दे आर नॉट बैड इंसेक्ट्स, दे आर गुड, क्योंकि वो आपकी जो गिरने वाली स्किन है उसके ऊपर ही ग्रो करते हैं और वो आपकी एक्चुअली में वो स्किन को खाते हैं। बट अगर आपको उनके ही कीड़ा या उनकी ही डेड बॉडी से आपको एलर्जी हो गई है तो आपको इस तरह के सिम्टम हो सकते हैं। आप बिस्तर से बाहर निकले, सडन टेम्परेचर चेंज हुआ, सडन वेदर चेंज हुआ, आप बाहर निकलते डस्ट माइट से आप ऑलरेडी एलर्जिक हैं और जैसे ही आप निकलते हैं आपने पैर जमीन पे रखा, टेम्परेचर चेंज हुआ, ये एग्रेवेट हो जाती है। ये बड़ा कॉमन सिम्टम है। अगेन इसका ट्रीटमेंट यही है कि आपको अपने बेड शीट हर दूसरे तीसरे दिन धोते रहें, धूप में दिखाएं उसको, और अगर आपको ये लग रहा है कि बाहर निकलते ही मौसम बदल रहा है, पहले आप निकलिए बिस्तर से बाहर, थोड़ा सा अपने आप को एक्लिमेटाइज कीजिए मौसम के हिसाब से, चद्दर बिस्तर उतार के थोड़ा सा नीचे बैठिए, पैर रखने से पहले चाहे तो आप सॉक्स पहन लें, नहीं तो प्रॉपर चप्पल पहने, फिर बाहर आप निकलें। कुछ और जो रिस्क फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं जो आमतौर पे आपके घरों में मिलते हैं वो हैं कोलोन्स, हेयर स्प्रेज, पूजा में इस्तेमाल होने वाली परफ्यूम स्टिक्स, अगरबत्ती जिनको बोलते हैं, अगरबत्ती, धूप बत्ती। अगर कोई एलर्जिक है उनके लिए और आप घर में यूज़ करते हैं तो नेचुरली आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम बढ़ेगी, और अगर आपको वेंटिलेशन नहीं है और वो निकल नहीं पा रहे हैं और आपको परसिस्टेंट एक्सपोजर है तो आप परेशान रहेंगे उससे। नाउ कमिंग टू डायग्नोसिस की डायग्नोसिस कैसे बनती है। डायग्नोसिस इज़ क्वाइट
पॉसिबल ऑन द बेसिस ऑफ हिस्ट्री इटसेल्फ कि आपने कंप्लेंट बताए, आपको खुद ही, ये बड़ी कॉमन सी कंप्लेंट्स हैं। अगर आपको ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जो मैंने बताई हैं आपको, तो बड़ी क्लियर सी प्रॉब्लम है कि आपको एलर्जिक राइनाइटिस है। बट अगर बिल्कुल क्लिनिकल डायग्नोसिस चाहिए है तो डॉक्टर आपसे कुछ और टेस्ट भी करवाते हैं। जैसे कॉमन सा टेस्ट होता है स्किन प्रिक टेस्ट। उसमें क्या करते हैं, रीजन वाइज जहाँ आप रहते हैं, मे बी नॉर्दर्न इंडिया में भी, सदर्न इंडिया में जहाँ आप रहते हैं, जहाँ पर सबसे कॉमनली प्रेवलेंट जो एलर्जेंस होते हैं उनसे एक डाइल्यूटेड केमिकल बनाया जाता है और वो आपकी स्किन में इंजेक्ट किया जाता है और उस थोड़े देर बाद उसको उस इंजेक्शन वाली साइड को ऑब्जर्व करते हैं। अगर उसमें कुछ रेडनेस या स्वेलिंग या खुजली आई होती है तो ये पॉजिटिव हो जाता है कि हाँ आपको इस एलर्जन से एलर्जी है, आपको उस चीज़ से। इसको बोलते हैं स्किन प्रिक टेस्ट। बहुत सारे लोग डरते हैं स्किन प्रिक टेस्ट कराने में, भाई इंजेक्शन नहीं लगवाएंगे, उससे नहीं करवाएंगे टेस्ट। तो एक आजकल कॉमन एलर्जी के लिए टेस्ट आ गया जिसको रेडियो एलर्जन सॉर्बेंट टेस्ट बोलते हैं, रेस्ट बोलते हैं, जिसमें हम सीरम आईजी करके एक मेजरिंग क्वांटिटी होती है जो हम आपकी बॉडी में ब्लड में मेजर करते हैं और अगर वो बढ़ी हुई आती है तो फिर क्लियरली हो जाता है कि हाँ आपको एलर्जी की टेंडेंसी है। इसमें कुछ एडवांस टेस्ट भी आ गए हैं। इसी एलर्जी, ये तो एलर्जी स्क्रीनिंग हो गई, ये सीरम आईजी बढ़ा है तो एलर्जी है आपको। बट किस किस चीज़ से एलर्जी है इसके लिए भी टेस्ट होते हैं। तो वही ब्लड सैंपल भी ले सकते हैं, स्किन प्रिक टेस्ट भी कर सकते हैं और उससे ये भी पता चल जाता है कि आपको किस चीज़ से एलर्जी है। हाँ, इसमें मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि टेस्ट कुछ 100 या 200 चीज़ों के साथ ही करा जाता है जो उस एरिया में कॉमन होती हैं। बट दिस टेस्ट इज़ नॉट एक्सक्लूसिव एंड नॉट सफिशिएंट कि आपको दुनिया में जितनी चीज़ें हैं सबसे एलर्जी के बारे में पता चल जाए, क्योंकि हम आप टेस्ट सिर्फ 100 या 200 चीज़ों से करते हैं, लेकिन आपको एलर्जी इसके बियॉन्ड भी बहुत सारी चीज़ों से हो सकती है। अगर कॉमनली उसमें से ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ खाने की चीज़ें, मान लीजिए आपको लहसुन से एलर्जी निकल है, मान लीजिए आपको प्याज से एलर्जी निकल, आप उसको अवॉइड कर लें, बहुत बढ़िया तरीका है, आपकी एलर्जी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। लेकिन अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे मान लीजिए पॉलेंस है, डस्ट माइट है, जो हम जिसकी पहले बात कर रहे थे, अगर उनसे एलर्जी है वो शायद आप अवॉइड नहीं कर पाएंगे तो आपको कुछ ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी आपको। नाउ कमिंग टू द पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट, इसका इलाज क्या है एलर्जी का। सबसे पहले हम दवाइयाँ ट्राई करते हैं, कुछ खाने की गोलियाँ देते हैं, कॉमनली मेडिकल शॉप से मिल जाती हैं। ऑल्दो इट्स ऑलवेज प्रेफरेबल कि कोई भी दवा शुरू करने से पहले आप नियर बाई डॉक्टर को दिखाएं। ENT डॉक्टर रहे बहुत अच्छा है, पल्मोलॉजिस्ट रहे बहुत अच्छा है, नहीं मिलता है फिजिशियन को दिखा लें आप, बट गाइडेंस में रहें आप कुछ भी दवा शुरू करने से पहले। खाने की दवाइयाँ रहती हैं, खाने की दवाइयों के साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि वो आपको थोड़ा सा नींद दे सकती हैं, उनका असर 24 से 48 घंटे रहता है, उसके बाद असर वेव ऑफ हो जाता है। इसके बियॉन्ड अगर आपकी नाक बंद रहती है, नाक की परेशानी होती है, तो आपको कुछ नेज़ल ड्रॉप दी जाती है, नाक में डालने की ड्रॉप डालती है जिससे कि नाक खुल जाती है। बहुत लंबे टाइम यूज़ नहीं करनी होती है, ये टेम्परेरीली काम करती हैं और 4 से 5 दिन के बियॉन्ड एडवाइस नहीं करी जाती यूज़ करने के लिए ड्रॉप्स। इसके बियॉन्ड हम फिर आते हैं कुछ स्टेरॉइड स्प्रेज पे। इनमें नाक में डालने के स्प्रेज होते हैं जो हम कॉमनली चलाते हैं, पेशेंट को कुछ हफ्तों के लिए दिए जाते हैं नाक में डालने के स्प्रेज, और उनका थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट रहता है। शुरुआत में हम साथ में खाने की गोलियां भी देते हैं, कुछ दिन उसका असर रहे, उसके बाद स्प्रे शुरू करते हैं जिससे कि पेशेंट को डबल फायदा हो जाए और लॉन्ग लास्टिंग फायदा हो जाए। इसके बाद हम आते हैं कि अगर पेशेंट को लगता है इनसे फायदा हो रहा, काम चल गया, बढ़िया है, कभी कभी पेशेंट को आंखों में खुजली हो जाती है तो उसके लिए आंखों की ड्रॉप भी दी जाती है। रिसेंटली कुछ एलर्जीज ऐसी पाई गई हैं जिससे सीजनल एलर्जीज में तो आपका ट्रीटमेंट काम कर गया, बट इफ़ देयर इज स्टिल सम एलर्जी विच इज़ गोइंग ऑन पेरिनियली और पेशेंट को बिल्कुल भी ट्रीटमेंट से आराम नहीं आ रहा है, तो अब इस समय इम्यूनोथेरेपी भी डेवलप की गई है इसके लिए। उसमें क्या करते हैं कि आपके पहले स्किन प्रिक टेस्ट किया जाता है, किस किस चीज़ से एलर्जी है वो पता करा जाता है, और उसके अगेंस्ट इम्यूनोथेरेपी या कुछ इंजेक्शन वाली थेरेपी जैसे वैक्सीनेशन जैसी थेरेपी होती है वो थेरेपी की जाती है। कुछ सेंटर्स पे वो भी अवेलेबल है, ऑल्दो इट इज़ टाइम टेकिंग, इट हैज़ परसिस्टेंट, कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं उसके, बट अगर बिल्कुल कोई इलाज काम नहीं करता है तो फिर वो एक कुछ काम करा जा सकता है। अब आते हैं होम थेरेपी पे। ये सब तो ट्रीटमेंट हो गए कि क्या क्या कर सकते हैं। अब आते हैं होम थेरेपी पे कि आप घर पे क्या ऐसे इलाज कर सकते हैं जिनसे आपको बचाव करके आप एलर्जी से बच सकते हैं। पहली बात, अगर आपको लगता है कि अगर आपको डस्ट माइट से एलर्जी है तो आप जनरली अपने घर के आसपास में कम से कम फर्नीचर रखने की कोशिश कीजिए। जो भी आप
बेड शीट, कारपेट्स, कर्टन जो भी यूज़ कर रहे हैं, कोशिश कीजिए कि कुछ इस तरह से जिनको प्रॉपर रेगुलरली वॉश किया जा सके। अव्वल तो अवॉइड करने की कोशिश कीजिए, जितने आप हेवी कर्टन या कारपेट हटा सकते हैं बहुत अच्छी बात है, उनको हटा के रखिए। और जो नहीं हटा सकते हैं उनको रेगुलरली वॉश या क्लीन किया जा सके, साथ में धूप में भी रखें कि धूप दिखाई जा सके उनको। फर्नीचर जितना कम रहे उतना अच्छा है। घर के जाले मिट्टी सब साफ करके रखें। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको बाहर पॉलन से एलर्जी है तो कोशिश कीजिए कि मौसम बदलने के टाइम पे या ऑटम के टाइम पे, बसंत के टाइम पे अगर आपको लगता है कि पॉलन निकलने वाला सीजन हो रहा है, घर के दरवाजे खिड़की बंद रखिए। गर्मी लग रही है, एयर कंडीशनिंग इस्तेमाल कीजिए। एयर कंडीशनिंग में भी आप फिल्टर्स इस्तेमाल कीजिए, हैपा फिल्टर्स आते हैं वो इस्तेमाल कीजिए, दे आर गुड फॉर यू, और उनको रेगुलरली क्लीन करते रहिए। एक कॉमन प्रॉब्लम हो सकती है ऑफिसेज में जहाँ पर सेंट्रल एसीज होते हैं, वहाँ पर आप थोड़ा रिक्वेस्ट कर सकते हैं अपने मेंटेनेंस से भाई कि वो आप उनके फिल्टर्स जल्दी जल्दी क्लीन करवाते रहें। और कोशिश कीजिए कि बिल्कुल जहाँ एसी का आउटलेट है उसके आप नीचे ना बैठें, थोड़ा इधर उधर हट के बैठें। आजकल तो कोविड के बाद मास्क का यूज़ शुरू हो गया है, तो कोशिश कीजिए मास्क पहन के रखें। N95 पहन लें तो और बेटर। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मास्क से आपकी एलर्जी बची रहेगी, बट येस समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। और क्या होम रेमेडीज़ हो सकती हैं? अगर आपको पता चल गया है कि चेंज इन टेम्परेचर से प्रॉब्लम होती है, मौसम जब भी बदलने वाला है, कोशिश कीजिए कि अगर थोड़ा भी शुरुआत हो रही है, कंडीशन वर्सन मत होने दीजिए, तुरंत ट्रीटमेंट कर लीजिए, आगे कंडीशन को बढ़ने ही मत दीजिए। घर में धूप बत्ती कम जलाइए, अगरबत्ती कम जलाइए अगर आपको उन चीज़ों से प्रॉब्लम होती है तो। स्ट्रॉन्ग स्मेल से बच के रहिए। पोल्यूशन पे हमारा जोर नहीं है, बट येस अपनी तरफ से एफर्ट कीजिए कि पोल्यूशन कम से कम फैलाएं, और जहां पोल्यूटेड एरिया है वहां पर थोड़ा एक्सपोजर कम रखिए। घर के आसपास अगर कच्ची मिट्टी ज़्यादा है तो कोशिश कीजिए पानी छिड़क के रखिए, थोड़ा छिड़काव रखें, मिट्टी ना उड़ने पाए। कुछ ग्रास लगा सकते हैं वहाँ पर आप, जिससे मिट्टी ना उड़े। घर में अगर कोई पालतू जानवर है, कोई कुत्ता है, बिल्ली है, कोई ऐसा जानवर है जिससे आपको लगता है एलर्जी बढ़ सकती है, थोड़ा सा उनको अवॉइड करके रखें। अगर फिर भी रखना है, अगर आपको पेट रखना ही है तो उसकी रेगुलर क्लीनिंग करें, प्रॉपर वैक्सीनेशन रखें, और हफ्ते में 2 या 3 बार उनको वॉश कराते रहें। एलर्जिक राइनाइटिस कैन प्रेजेंट इन सीवियर फॉर्म्स ऑल्सो। अगर इसके साथ एसोसिएटेड अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, तो ये पेशेंट को ज़्यादा परेशान करती है। आगे बढ़ने पे अगर प्रोग्रेसिव डिजीज़ रहती है, आपको बार बार छींके, बार बार जुकाम होता रहता है, तो नाक में पॉलिप्स डेवलप हो जाते हैं। मांस बढ़ना जिसको बोलते हैं, मांस डेवलप हो जाते हैं, पेशेंट को सांस में दिक्कत होती है। और क्योंकि ये मांस खुद से पानी छोड़ते हैं, पानी डिस्चार्ज बढ़ जाता है और एलर्जी की टेंडेंसी और बढ़ जाती है। तो एक विशियस साइकिल बन जाती है कि आपकी एलर्जी कंट्रोल ही नहीं होने पाती है और पेशेंट के सिम्टम्स बढ़ते चले जाते हैं। बड़े बड़े पॉलिप हो जाते हैं नाक के अंदर, तो उन केसेस में आपको सर्जरी भी करानी पड़ती है और ये पॉलिप निकलवाने होते हैं। एक और प्रॉब्लम जो पहले सिर्फ इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोगों में पाई जाती थी, वो होती है फंगल इन्फेक्शन एसोसिएटेड विद एलर्जिक राइनाइटिस। ये क्या होती है? फंगस, जैसे जब जानते हैं लोग, फंगस के लिए मॉइस्चर की ज़रूरत होती है। फंगस वहीं ग्रो कर सकती है जहाँ उसको ऑक्सीजन कम मिले और पानी ज़्यादा मिले या मॉइस्चर ज़्यादा मिले। अगर नाक में पॉलिप हो गए हैं, अगर नाक में मांस बढ़ गए हैं, तो नाक के अंदर ये माहौल बिल्कुल परफेक्ट है फंगस ग्रो करने के लिए। नाक के अंदर मॉइस्चर रहता है, नाक में पॉलिप बन गए हैं, वेंटिलेशन नहीं हो पा रहा है, ऑक्सीजन पहुंच नहीं पा रही है, फंगस के स्पोर्स हमारे हवा में घूमते रहते हैं। आपने नाक में फंगस के स्पोर्स इनहेल किए, साइनसेस के अंदर फंगस स्पोर्स पहुंच गए और वो वहाँ पे फफूंदी या फंगस ग्रो करना शुरू कर देती है। नाउ व्हाई आई एम डिस्कसिंग दिस, बिकॉज फंगस इज एक्चुअली अ बैड थिंग। बैक्टीरिया एंड वायरसेस जनरली आपकी बोन्स को ख़राब नहीं करते, बट फंगस अगर आपके नाक के अंदर ग्रो कर जाती है तो वो आपकी बोन्स को डिस्ट्रॉय कर सकती है। जस्ट लाइक कैंसर, वो कैंसर नहीं है लेकिन वो लोकली वहाँ ग्रो करके आपकी बोन्स को डिस्ट्रॉय कर सकती है। साथ में ब्लड के थ्रू वो फॉलो करके आपके ब्रेन में और नियर बाई स्ट्रक्चर्स में जा सकती है और काफ़ी ज़्यादा डैमेज कर सकती है। कभी कभी हमने ऐसे पेशेंट देखे हैं जो ICU में आते हैं विद द कंप्लेंट्स ऑफ सीजर्स, जिनको दौरे पड़ रहे होते हैं, सर में दर्द हो रहा होता है, बुखार आया हुआ होता है। जनरली वो ब्रेन के डॉक्टर के पास एडमिट होते हैं, ICU में पहुंचे हुए होते हैं। जब उनका CT स्कैन कराया जाता है तो उसके अंदर निकल के आता है कि नाक में पूरा पॉलिप्स और साइनसेस भरे हुए हैं और उसमें फंगस लगी है जो बिल्कुल ब्रेन तक पहुंच रही है। उस केसेस में हमें इनका ऑपरेट करके पूरे पॉलिप निकालने पड़ते हैं, अंदर से फंगस क्लीन करनी पड़ती है ताकि रास्ता बन सके और पूरा अंदर से क्लीन करना पड़ता है। और जब ये क्लीन करते हैं तो ही सोर्स ऑफ इन्फेक्शन ख़त्म होता है और तभी पेशेंट का इलाज प्रॉपर हो पाता है।
तो ये बात तो पक्की है कि एलर्जिक राइनाइटिस सिंपल फॉर्म से शुरू होकर बहुत एग्रेसिव फॉर्म तक जा सकती है, जहाँ पर आपको जान के खतरे भी हो सकते हैं। बट मैं यही बोलना चाहूँगा, आप अलर्ट रहें, आप थोड़ा सा सचेत रहें अपने बारे में। एलर्जी को लेके डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि एलर्जी इज़ ए पार्ट ऑफ योर जीन्स, आपके जीन्स में रहती है, आपके ब्लड में रहती है। हम आपके शरीर से निकाल तो नहीं सकते हैं, बट उसको एक सेफ लेवल तक कम किया जा सकता है। तो आप इसके लिए तो सचेत रहें, जिस चीज़ से एलर्जी है उससे बच के रहें। ट्रीटमेंट की जहाँ ज़रूरत है बिल्कुल बेहिचक ट्रीटमेंट लें, नियर बाई डॉक्टर के पास दिखाएं। अगर मेरे से मिलना चाहते हैं तो मेरे डिटेल्स नीचे हैं, आप उन मेरे से मिल सकते हैं, पल्मोलॉजिस्ट से मिल सकते हैं, फिजिशियन से मिल सकते हैं आप। बट इसका इलाज प्रॉपर रखें, बीमारी को बढ़ने ना दें, तो आप स्वस्थ रहें। थैंक यू सो मच।